कोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 3 जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो एक बार आप उन दोनों मॉक टेस्ट को भी जरूर देखिए, क्योंकि उन दोनों मॉक टेस्ट में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है और पूरी संभावना है कि आपके परीक्षा में प्रश्न वहां से फिर बनेंगे भी। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समय मैं आप लोग का लेना चाहूंगी और आपको यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में बताना चाहूंगी। इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग एंटायर सिलेबस को कवर कर रहे हैं। एंटायर सिलेबस मतलब हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेंगे। आपको यहाँ पर नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। क्लास यहाँ पर किस तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं मेंस में, ये भी बताया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्लास अब आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। देखिए क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। कौन सा एक देश आपका स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, तो बताइएगा क्या आंसर होगा। बोलीविया, पेरू, ठीक है, सूरीनाम और उरुग्वे। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा क्लास, बताइए। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है ए, ठीक है, बोलीविया। अब देखिए जब भी हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है, तो साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखिएगा। उन दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री को याद रखने के लिए आप बीपी याद रख सकते हैं। अब लैंडलॉक्ड कंट्री है, हर तरफ किससे, जमीन से घिरी हुई है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, याद रहेगा ना। तो बी स्टैंड्स फॉर द बोलीविया, आपको कभी नहीं भूलेगा, बोलीविया, ठीक है, बोलीविया। और पी जो है वो यहां पर पैराग्वे है। तो पैराग्वे और बोलीविया जो है वो 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं साउथ अमेरिका में। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जहां से साउथ अमेरिका से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आपको बोलीविया दिख रहा है, ठीक है, और इधर आपको पैराग्वे दिख रहा है। ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। ये चीज क्लियर है। चलिए और क्या प्रश्न आपके परीक्षा में बनता है वो देखते हैं। इधर अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका में तो आपको पैसिफिक ओशियन दिखेगा, इधर अगर आप देखेंगे तो आपको अटलांटिक ओशियन दिखेगा। अब परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कौन सा स्ट्रेट ऐसा है जो कि पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है, तो वो स्ट्रेट आपको यहां पर मिलेगा। मैं इधर साइड में हो जा रही हूं, आप देखिएगा यहां पर है स्ट्रेट। स्ट्रेट के बारे में आपको पता है, स्ट्रेट्स जो होते हैं वो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं और लैंड मासेस को सेपरेट करते हैं। तो स्ट्रेट मैगलन जो है वो पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। तो हमने पहला पॉइंट ये डिस्कस किया कि कौन कौन से लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, तो आपने बोलीविया, पैराग्वे बताया। दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया वो ये है, कौन सा स्ट्रेट पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है, तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ठीक है। अब यहां पर और क्या प्रश्न बनता है, देखिए हमने आपसे वेनेजुला के बारे में डिस्कस किया था, ऊपर आपको वेनेजुला दिख रहा है। वेनेजुला में हाईएस्ट वाटरफॉल है, उसका नाम क्या है, एंजल वाटरफॉल, याद रखिएगा, ठीक है। एंजल वाटरफॉल जो है वो किस रिवर पे है, अगर पूछेगा तो आप चुरून याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो चुरून है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ओरिनोको की ट्रिब्यूटरी है, ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एंजल वाटरफॉल जो है वो चुरून रिवर पे है जो कि ओरिनाको की ट्रिब्यूटरी है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको अटाकामा डेजर्ट मिलेगा, और एंडीज माउंटेन जो है वो कहां पर है, वो भी साउथ अमेरिका में है। परीक्षा में पूछा जाता है कि जो एंडीज माउंटेन का एक्सटेंशन है, जो फैली हुई है एंडीज माउंटेन की श्रेणियां, वो किन के देशों में फैली हुई हैं, तो आप याद रखेंगे 7 देशों में फैली हुई हैं, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं कौन कौन से देश हैं, ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, वेनेजुला हो गया। यहाँ पे पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया, देखिए क्लास, वेनेजुला। दूसरे पे कोलंबिया, तीसरे पे इक्वाडोर, चौथे पे पेरू, ठीक है, फिर 5वें पर
चिली, छठवें पर अर्जेंटीना और 7 पे बोलीविया। तो एंडीज माउंटेन की अगर आप रेंज देखेंगे तो वो इन 7 कंट्रीज में फैली हुई है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंडीज माउंटेन कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में है। किन किन कंट्रीज में फैला हुआ है, तो इन 7 कंट्रीज में फैला हुआ है। वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, इधर आपका पेरू हो गया, नीचे चिली हो गया, बगल में बोलीविया और अर्जेंटीना हो गया। तो याद रखिएगा, ये चीज क्लियर हो गई क्लास। चलिए और क्या मुझे आपको बताना है, हाँ एंडीज माउंटेन रेंज की जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहीं पर आपका पेरू रीजन में, पेरू और बोलीविया रीजन में एक लेक है जिसका की नाम क्या है, लेक टिटिकाका। ये देखिए इधर लेक टिटिकाका, जो लेक टिटिकाका है इसको अगर आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा है। तो अभी तक हमने कितने प्रश्नों को डिस्कस किया, तीसरा ये था एंजल वाटरफॉल, ठीक है, फिर हमने एंडीज के बारे में डिस्कस किया, ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपका हो गया लेक टिटिकाका के बारे में। लेक टिटिकाका अगर आप देखेंगे क्लास तो ये बोलीविया और पेरू रीजन में है, याद रखिएगा, ठीक है, बोलीविया और पेरू रीजन में है। इतनी चीजें क्लियर, ठीक है। अमेजॉन रिवर की अगर हम बात करेंगे क्लास तो इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, एंडीज से हो रहा है, और कहां पर ये जाकर गिर रही है, अटलांटिक ओशियन में। ये भी चीज क्लियर हो गई। तो देखिए हम कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, हाँ यहाँ पे अगर हम ग्रासलैंड्स की बात करें, किसकी बात करेंगे, ग्रासलैंड्स की, ध्यान से देखिएगा। तो ये लानोज हो गया, 1 मिनट क्लास, 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेन की जगह दूसरी चीज, हाँ तो ये लानोस हो गया, ठीक है। इधर आप देखेंगे पेम्पास हो गया, और इधर अगर आप अमेजॉन रीजन में देखेंगे तो आपको सेल्वास मिल जाएगा जो कि मेनली फॉरेस्ट के कैटेगरी में आता है, ठीक है, लेकिन सेल्वास इधर की तरफ है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है क्लास। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं, हर चीज नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 लैंडलॉक्ड कंट्री, बोलीविया और पेरू, क्लियर। फिर मैंने आपको बताया यहां पर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है, ठीक है, जो कि पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया इधर पेरू और चिली रीजन में अटाकामा डेजर्ट है जो कि किसके लिए फेमस है, टिन प्रोडक्शन के लिए फेमस है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर भारत में टिन की बात करें तो भारत में हमें टिन कहां से मिलता है, छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से। और अगर वर्ल्ड में हम देखें सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन टिन का कहां होता है, तो चाइना में होता है। ये भी पॉइंट याद रहना चाहिए। तो इतनी चीज क्लियर हुई। फिर यहां पर मैंने आपको बताया कि एक आपका लेक है, लेक टिटिकाका, जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है और वो पेरू और बोलीविया के बीच में है, बाउंड्री पे। ये चीज क्लियर हो गई। वेनेजुएला की बात मैंने आपको बताई, तो यहां पर मैंने आपको एंजल वाटरफॉल बताया जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, चुरू नदी पर है जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, ओरिनोको की ट्रिब्यूटरी है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, और कोई पॉइंट बचा, हाँ इधर लानोस है, इधर पेम्पास है, और बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको सेल्वास मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो ये है कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, दोनों साउथ अमेरिका से पास होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों। एंडीज माउंटेन जो है वो कितने कंट्रीज में है, उसका एक्सटेंशन 7 कंट्रीज में है। वेनेजुएला, ठीक है, इधर हम देखेंगे तो वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, फिर इसके बाद पेरू, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, याद रखिएगा। एक पॉइंट और ये है फ्रेंच गुआना, ठीक है। फ्रेंच गुआना के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि इस कॉन्टिनेंट में नहीं है, और ये पूछा भी गया है। तो अक्सर स्टूडेंट फ्रेंच गुआना ध्यान से नहीं देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, जो फ्रेंच गुआना है ये आपके साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए क्लास, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद आए मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। यहाँ पर पेंटागोनिया है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया था। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैम एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हुई चल रही हैं। माउंट अकानकागुआ याद रखिएगा, एंडीज की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ये भी एक चीज याद रखिएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, जिनको को डिस्कस करने के लिए टीचर्स को पूरी एक क्लास लग जाती है। तो मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको साउथ अमेरिका में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब बता दिए। अब इसको देखते हैं, एक तरफ ग्रासलैंड दिया है, दूसरी तरफ आपको कॉन्टिनेंट दिया है, हमको दोनों को सुमेलित करना है। अभी हमने लानोस देखा था ना,
देखा था ना अभी, लानोस आपको दिखाया था मैंने। फिर यहाँ पे स्टेपीज है, पेरिस है और वेल्ड है। तो जल्दी से मैच करते हैं। लानोस कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। ए का 4, 3 जगह दिया है, कोई फायदा नहीं हुआ हमको। ठीक है, स्टेपीज की बात करेंगे तो ये यूरोप रीजन में। बी का 3rd। ठीक है, अब इतना तो आपका एलिमिनेट हो गया ना। अब इन दोनों में से हमको देखना है। पेरिस की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, सी का 1st। और वेल्ड की बात करेंगे तो अफ्रीका। तो आपका सही उत्तर ए हो गया। यहां से प्रश्न बनता है परीक्षा में, तो ध्यान से इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ए आपका सही हो गया। देख लीजिए, वेल्ड जो है साउथ अमेरिका में है, पेरिस नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका है, मैंने अमेरिका बोला होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका, पेरिस नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, लानोस साउथ अमेरिका। अब कुछ और ग्रासलैंड को जल्दी से रिवाइज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, स्टेपीज की अगर हम बात करेंगे, मेनली पेपर में आपको यूरोप दिया रहता है, लेकिन नॉर्थ एशियन रीजन में भी हम स्टेपीज मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछताछ की बात करेंगे तो हंगरी। ठीक है, पेरिस की बात करेंगे यूएसए या नॉर्थ अमेरिका, अगर पेपर में दिया हो। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर परीक्षा में पूछे कि नॉर्थ अमेरिका में क्या कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है कि नहीं, तो आप क्या आंसर देंगे? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, नॉर्थ अमेरिका में क्या कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है कि नहीं। फिर इसके बाद पैम्पास की बात करेंगे तो अर्जेंटीना, अभी हमने देखा। ठीक है, वेल्ड की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका, अभी हमने डिस्कस किया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, सवाना, ये आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया रीजन में दोनों में होता है, लेकिन ज्यादातर आपको अफ्रीका की बात की जाती है। टैगा की बात करेंगे तो यूरोप। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, परीक्षा में सुमेलित करने को आते हैं यहां से प्रश्न। तो सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्लास क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल्स अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ड्रू सिंपैथेटिक कमेंट्स फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. Wells, Harold Lasky and Roosevelt in the favor of convict। कौन सा ऐसा केस था जिसमें कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने, H.G. वेल्स ने, हेरोल्ड लास्की ने और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां दी थी उस केस से रिलेटेड। तो यहाँ पे INA ट्रायल की बात की गई है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की बात की गई है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस की, नन ऑफ द एबव। तो बताइए, देखिए क्लास, यहां पर आप याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, INS ट्रायल केस आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईयर आपको याद रखना है 1945। ठीक है, कहां पे ये केस की सुनवाई हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, भूलाबाई देसाई ने जो कन्विक्ट्स थे उनके लिए इस केस को रिप्रेजेंट किया था। तो ये चीज याद रखिएगा। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करेंगे तो एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1915-16 के समय में हुआ है और एक 29-30 के समय में। जो 1929 वाला केस है वो इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा ये कॉन्स्पिरेसी केस में कौन इन्वॉल्व था? भगत सिंह इन्वॉल्व थे, सुखदेव इन्वॉल्व थे ना। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, परेशान मत होइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा आपको, किस केस के लिए सहानुभूति टिप्पणियां दी गई थी आइंस्टीन द्वारा, लास्की द्वारा, रूजवेल्ट द्वारा? तो वो केस है मेरठ केस। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहां से एक चीज क्लियर है कि आपके परीक्षा में कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां पे जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें आपके उन्होंने समर्थन दिया था, जो कि परीक्षा में पूछा गया 1929 में हुआ था। अब एक और प्रश्न देखते हैं, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। देखिए क्लास ध्यान से, कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है पूछा गया है। तो बताइए, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1930 और 16 इस समय में 2 बार कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, यहां पे सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से तो D जो है वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि अगर हम देखेंगे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 1925 में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। तो जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं उसको फिर से आज हम डिस्कस करेंगे। HRA की बात जब हम करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात,
ठीक है, इसका गठन 1924 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। हम लोग काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस की जब हम बात करते हैं तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। और HRA को अगर हम देखेंगे, HSRA कर दिया गया था 1928 में, ठीक है। सोशलिस्ट टर्म इसमें जोड़ दिया गया था। यहां पर जो HRA था वो कानपुर में इसका गठन हुआ था, इसको HRA कर दिया गया था दिल्ली में। और यहां पर कौन थे, यहां पर भगत सिंह भी इसमें इन्वॉल्व थे, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात हमने की है, ठीक है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। काकोरी कांड में कौन कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई, जबकि जो चंद्रशेखर आजाद थे वो फरार हो गए थे। फिर एल्बर्ट पार्क में उन्होंने अपने आप को गोली मार दी थी इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज में, ये भी याद रखिएगा। तो HRA से आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न बना है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए क्लास, एक और प्रश्न, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया था? तो आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता या फिर मोतीलाल नेहरू। तो ABCD में से सही उत्तर क्या है? तो याद रखिएगा, इनका बचाव किया था गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक है। INA ट्रायल में मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है भूलाबाई देसाई का नाम। ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं, ठीक है। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, किसने बचाव किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सेम ही है, तो याद रखिएगा। यहां पर आपका सही उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत। क्या क्या दिया गया है एक बार हम इसको देख लेते हैं। मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता ही दी है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद। बस आप ये याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद भाग निकले थे और बाद में मुठभेड़ में, मतलब एल्बर्ट पार्क में इनकी मृत्यु होती है। इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए, अब एक और प्रश्न है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए क्या दिया गया है, फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी, ठीक है, चिटगांव, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी एट बर्लिन, सेंट्रल असेंबली बम केस। तो आपको बताना है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बताइए कैसे अरेंज करेंगे। गदर पार्टी आप सबने पढ़ा होगा, लाला हरदयाल, ठीक है, 1913, ठीक है, लाला हरदयाल 1913, सैन फ्रांसिस्को, ये सारी चीजें आपने एकदम रट ली होगी। उसी समय जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी था, इसका भी गठन हुआ था 1914 के समय। तो अगल बगल की ही घटना है, याद रखना है क्लास। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की बात करेंगे, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की भी स्थापना उसी समय हुई है। चिटगांव की अगर हम बात करेंगे तो सूर्यसेन इसमें सम्मिलित थे ना, और ये 1930 के समय में हुआ है। और यहां पर सेंट्रल असेंबली बम केस देखेंगे तो इसमें किसका योगदान था, भगत सिंह का योगदान था ना। तो ये आपका 1929 के समय में हुआ है। देखो, मैं अगर कहती हूं आपको पता ही नहीं है, मैं हर बार जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस पढ़ाती हूं तो मैं एक चीज कहती हूं, ईयर नहीं याद है, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ी तो इवेंट्स तो पढ़े। जैसे मूवी में किस डेट में हीरो हीरोइन से मिला, या किस डेट में वो एक IAS ऑफिसर बन गया, वो एक IAS ऑफिसर बन गई, ऐसे। तो वो डेट आपको नहीं याद है, लेकिन आपको पता है पहले मिला, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर क्या क्या चीजें हुई, तो इवेंट तो आपको याद है ना। तो ऐसे जब हम गदर पार्टी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए लाला हरदयाल, ठीक है, फिर उसके बाद 1913 के समय की बात है, ये घटना स्टार्टिंग की घटना है ना। और उसी समय अगर हम देखेंगे 1911 में रास बिहारी बोस ने भी बम फेंका था, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस वाली चीज हुई थी। तो दिल्ली दरबार के समय उन्होंने बम फेंका था, लॉर्ड हार्डिंग था, ये सब चीजें। फिर हमको पता है कि सेंट्रल असेंबली बम केस किसके द्वारा किया गया, भगत सिंह के द्वारा किया गया है। तो भगत सिंह का रोल अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो कब आता है, जब साइमन कमीशन के समय हम भगत सिंह की बात करते हैं। जब साइमन कमीशन के समय किस पे लाठी चार्ज कर दी जाती है, लाला लाजपत राय को, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। पंजाब में उनका बहुत नाम था और भगत सिंह भी उनको फॉलो करते थे। उस समय जब उनको लाठी चार्ज लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तब हम इधर देखते हैं भगत सिंह का भी रोल आता है। साथ ही साथ हम अगर देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया HSRA का, तो HRA में
जो कि 1924 में जिसका गठन हुआ है। 4 साल बाद 1928 का समय आता है तो HSRA में सोशलिस्ट टर्म जब जोड़ा जाता है तब भी भगत सिंह रहते हैं। तो ये सब चीजें जो हुई है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, ये 1929 का समय है, तो थोड़ा लेट में है। फिर यहीं पर अगर हम देखेंगे चिटगांव आर्मरी केस जो है, ये भी आपका 1930 का समय है। सूर्यसेन भी 1930 के समय आते हैं, भगत सिंह के टाइम पे ही। तो ऐसे आप चीजों को थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। अब हमको पता है सबसे पहले पहला होगा, तो हम इन सबको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना। अब हमारे पास 50-50 केस बचा। अब 50-50 केस में हमको गैस करना है। तो अगर 50-50 केस में हमको पता चल गया पहले के बाद तीसरा ही है, तो अब हमें बुद्धि लगानी है कि चौथा पहले हुआ है कि दूसरा पहले हुआ है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1929 में, ठीक है, भगत सिंह ने फेंका है सेंट्रल असेंबली में बम, और ये जो सूर्यसेन वाली घटना है ये 1930 के समय में हुई है। तो आप बी पे टिक लगा सकते हैं। देखिए क्लास, पेपर में भी आपको इसी तरीके से सोचना है। हर चीज आपको नहीं याद रहेगी, ये मैं पहले भी बता दे रही हूं, लेकिन अगर आपने सही से चीजों को पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हैं। 1913 देखिए, 1913 अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल का नाम आपको याद रखना है, और कुछ लोगों का नाम भी याद रखिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, संत बाबा वासाखा सिंह, ठीक है, फिर बाबा ज्वाला सिंह, संतोष सिंह के नेतृत्व में, और सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल का नाम जब भी गदर पार्टी से प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं दोनों लोगों का मुख्य नाम दिया जाता है, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। याद रखिएगा 1913, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति के गठन 1915 के समय, मैंने आपको 1914 बताया है, उसी के आसपास था, तो यहां पर 1915 दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, 1915 का समय है। इसके गठन के पीछे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, याद रखेंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल थे। परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता समिति अभी याद कर लीजिएगा 1915, ठीक है, 1915 किसका किसका नाम, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, याद रहेगा, वीरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ, और इधर आपके हो गए लाला हरदयाल, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हम केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929, ठीक है, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त का नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ठीक है। और फिर चिटगांव केस की अगर हम बात करेंगे तो 1930 में सूर्यसेन का नाम आप याद रखिएगा। देखिए क्लास, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में फिर से पूछे जा सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रश्न बन रहे हैं परीक्षा में, और हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रही हूं आपसे। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करूंगी, जैसे रैंड की हत्या किसने की थी बताइए, 1897 में पुणे में किसने की थी, जल्दी से बताइए, चापेकर बंधुओं ने। तो ये आपको याद रखना है, चापेकर बंधुओं वाला केस कब हुआ था, सबसे पहले 1897 में रैंड को मारा था इन्होंने, कहां पर, पुणे में, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे अलीपुर केस के बारे में बात करूं, जिसके बारे में मैंने आपसे कई बार चर्चा की है, ये 1908 के समय में हुआ है, ठीक है, 1908 के समय में। और कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें बताइए, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, तो इसमें आपके इन्वॉल्व थे प्रफुल्ल चाकी और कौन थे, खुदीराम बोस। और मैंने आपको बताया था खुदीराम बोस जो थे वो यंगेस्ट थे जिनको की फांसी की सजा दी गई थी। तो ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं। सबसे पहले चापेकर बंधु वाला याद रखिएगा, पुणे में रैंड को उड़ाया था, ठीक है। अलीपुर जो केस था उसमें बता दिया मैंने आपको, प्रफुल्ल चाकी और कौन थे, और खुदीराम बोस थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्लास, अब इतने ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को जब लाएंगे तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। एक एक इस प्रश्न को हम देखते हैं। यहां पर बोला गया है, निम्न में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो देखिए, मुजफ्फर अहमद इसमें शामिल थे, नलिनी गुप्ता भी शामिल थी, शौकत उस्मानी भी शामिल थे, लेकिन एम.ए. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 आपका सही उत्तर है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं क्लास। देखिए, अगर हम कानपुर षड्यंत्र केस की बात कर रहे हैं 1924 की, तो इसमें एम.ए. अंसारी शामिल नहीं थे। इसमें एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, ठीक है,
S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता और आपके गुलाम हुसैन शामिल थे। चेटियार का भी नाम आप याद रखिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में एक बार प्रश्न बना है, हो सकता है अगली बार दूसरे तरीके से यहां से प्रश्न बन जाए। क्लास में फिर आपको एक चीज बोलूंगी, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट थे वो आज भी इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा, जो गुलाम हुसैन थे ना, इसमें जो शामिल थे, उनको रिहा कर दिया गया था। क्यों इनको रिहा कर दिया गया था, माफ कर दिया गया था? क्योंकि ये ब्रिटिश के मुखबिर बन गए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल गए थे, इसी वजह से गुलाम हुसैन को रिहा भी कर दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज ओन लाइफ इन द मैनर ही लाइक बेस्ट। ठीक है, किसमें बोला गया है ये कि जो आदमी है, जो हम लोग हैं, मतलब आदमी औरत दोनों की बात की गई है, हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपनी लाइफ को लिख सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, फ्रीडम दिया गया है यहाँ पर। तो किसमें? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण में, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में, या फिर अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ये स्टेटमेंट दिया गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर देखिए एक और प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के बारे में पूछा गया है। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के फाउंडर्स थे? अब याद रखिएगा क्लास, ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन है, इसमें जो फाउंडर्स हैं वो आपके एचआरए के ही मेंबर्स थे। ठीक है, तो जो इसके मेंबर्स थे वो आपके एचआरए से भी जुड़े हुए थे। यहां पर दिया गया है यतेंद्र नाथ, अजय नाथ, ठीक है, फणींद्र नाथ घोष, दिया गया है गोपेन चक्रवर्ती, फणींद्र नाथ बनर्जी, धरणी गोस्वामी, वोमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिन नाथ सान्याल, वोमेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती और सचिन नाथ सान्याल। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है एबीसीडी में से वो है यतेंद्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ये याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन की बात की गई है यहाँ पर, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये चीज क्लियर है यहाँ पर, और आपको कुछ नहीं बताना। देखिए ये जो थे ये सारे आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के ही मेंबर्स थे। अगला प्रश्न, चलिए, वो बी आपको इसलिए दिया है क्योंकि गोलकनाथ केस वाला जो हम लोग ने प्रश्न सॉल्व किया था उसका स्टेटमेंट आ गया था। यहां पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं ये पूछा गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिला पंचायत और स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर। तो बताइए क्लास, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं अभी मैं 5 मिनट में आपको सब रिवाइज करा दूंगी, बिल्कुल चिंता नहीं, बस मेरी बातों को एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं सारे पॉइंट्स जल्दी जल्दी आपको बता दूंगी जहां से प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चीजें दी गई है, बोला गया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मतलब किसकी बात हमारे संविधान में की गई है। तो आपको पता है हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की, हम फाइनेंस कमीशन की और जिला पंचायत की बात करते हैं संविधान में, लेकिन कहीं पर भी स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर की बात नहीं की गई है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बी जो है वो सही उत्तर है। अब देखो जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लो यहाँ पर जो जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, आपको पता है, ठीक है, पता है ना। हाँ, अब बताओ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात जब करते हैं तो उसके फादर कौन है? रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। यहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूं तो मुझे यहां पर रूरल लिखना चाहिए, ठीक है। जब हम म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो हम शहरों की बात करते हैं, अर्बन की बात करते हैं, ये चीज क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। किस पार्ट में जोड़ा गया था? 9th पार्ट में जोड़ा गया था। किन आर्टिकल्स में जोड़ा गया है? तो 243 टू
243O तक इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, किस शेड्यूल में जोड़ा गया है तो बताइए 11th में। याद रहेगा 11th शेड्यूल में है। उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये शेड्यूल लिखा है मैंने, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं। सारे पॉइंट हमने देखे। अच्छा, पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन कहाँ हुआ था तो नागौर। कहां पर है, राजस्थान में। क्लियर क्लास। चलिए, इतनी चीज हमने डिस्कस कर ली। अब और क्या चीजें पूछी जाती है, सारी कमिटीज जल्दी से देख लो। सबसे पहले हम लोग बी.आर. मेहता कमेटी की बात करते हैं। बी.आर. मेहता कमेटी कब आई है, 1957 में। इसके पहले हो सकता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछ ले, तो वो 1952 में। ठीक है, इसके बाद कौन सी कमेटी आई है, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। कब आई है, 1977 में। फिर जी.वी.के. राव कमेटी, मेरे साथ बोलते चलो, कब आई है, 1985 में। फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी, परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है, ये कब आई है, 1986 में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ठंगन कमेटी के बारे में दिया है आपके पेपर में, ये 1988 के समय है। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां पर बलवंत राय मेहता कमेटी का सबसे बड़ा रोल है, तो इनको फादर बोला जाता है। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। इन्होंने 3 टायर सिस्टम के बारे में बोला था। अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा, हमें 2 टायर सिस्टम की बात इन्होंने की। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और क्या पॉइंट आपको मुझे बताना है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट जो वो है आर्टिकल्स, जैसे आपको 243I पता होना चाहिए। 243I की बात हम करेंगे तो इसमें फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। 243K की हम बात करेंगे तो यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 40 में। ये सारे पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो बता रही हूं मैं आपको, सबसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट जो बताया जा रहा है याद रखिएगा क्लास। अभी हमने देखा जिला पंचायत के गठन की बात किसमें की गई है, 243B में। याद रहेगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे याद आए मैंने आपको सब बता दिया है। अगर कुछ छूटा होगा तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। चलिए, हम टेस्ट में क्लास, हमारा पर्पस क्या है, हम क्वेश्चंस को देखें और उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो तुरंत डिस्कस कर लें। अभी इसी चैप्टर को पढ़ाने में बहुत समय लगता है अगर हम एक एक चीज पढ़ेंगे, लेकिन मैं क्विक रिवीजन आपको करा रही हूं। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। हो सकता है बहुत से टेस्ट में चीजें रिपीट हो, लेकिन चीजें जब रिपीट होंगी तभी तो रिवाइज होंगी। ठीक है, तो रिवीजन तो आपको करना है अब इन 20 दिन में, जितना ज्यादा मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। तो जिस क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं सब बताते हुए चलूंगी आपको। बस मैं ये मान के चल रही हूं कि मेरा क्लास जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो पहले से प्रॉपर एक बार चीजें पढ़ चुके हैं, वो रिवीजन के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप पहली बार आपको चीजें मिल रही है तो उसको नोट डाउन भी करते चलिए। बहुत हेल्पफुल क्लास है ये, मैं आपको बता दे रही हूं। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैम आज खुद ही जोश में है और बार बार कह रही हेल्पफुल क्लास है, नहीं, सही में हेल्पफुल क्लास है। क्लास आप लोग देखिएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संविधान के आधारभूत ढांचे की बात कहां पे की थी, बताइए जल्दी से, कहां पर की थी। तो बोला गया है गोलकनाथ केस में की थी, कि सज्जन सिंह केस में की थी, शंकरी प्रसाद केस में की थी, या केशवानंद भारती केस में की थी। तो बताइए, मैंने आपको बताया है जो केशवानंद भारती केस था उसमें बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, आधारभूत ढांचे की बात की गई थी। यहां पर डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब परीक्षा में क्या करेगा, इन्हीं केसेस को देगा और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे देगा। मैं बता रही हूं यहां पे भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको ईयर अगर अभी तक नहीं याद किया है तो याद कर लीजिएगा। 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, गोलकनाथ केस जो है 1967 में हुआ था। ठीक है, सज्जन सिंह केस जो है वो 1965 में, और शंकरी प्रसाद केस जो है वो 1951
1951 में। तो बता दीजिए 1951 में कौन सा केस हुआ है? शंकरी प्रसाद केस हुआ है। उसके बाद सज्जन सिंह केस हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1967 में आपका गोलकनाथ केस हुआ है, ठीक है। सज्जन सिंह केस के 2 साल बाद आपका गोलकनाथ केस हुआ है। और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ है। ईयर महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर तो डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखें। चलिए अगला देखिए क्लास। देखिए यही चीज मैं आपको बता रही थी, देखा आपने? तो क्या दिया गया है? कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अभी हमने देखा है केशवानंद भारती केस, जिसमें कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, वो 1973 में आया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे गोलकनाथ केस की तो वो 1967 में आया है ना। 24 की अगर हम बात करेंगे तो ये 1971 में आया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये 1976 में आया है, जिसको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। प्रियम्बल में मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से बताइए शब्दों को जोड़ा गया था? तो बताइए सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों शब्दों को हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे अब आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको गोलकनाथ केस मिलेगा। तो देखिए गोलकनाथ केस, ये हमने इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, अगर किसी को यह पता था कि केशवानंद भारती केस के बाद 1973 के बाद ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है 1976 में, तब देखें हम कर पाते कि नहीं? तो मतलब तब हमको 3 ऑप्शन मिलता, ठीक है। तो 1 और 4 वाला तब भी फंसता। तो यहां पर याद रखिएगा ये 1967, 1963, 1971 और ये 1976। तो ए आपका सही उत्तर है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे प्रश्न बन जाएगा, लेकिन बना है ना एग्जाम में, इसीलिए मैं कह रही हूं ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। Which one of the following cases outline the basic structure of Indian Constitution? अभी मैंने डिस्कस किया है, वो कौन सा है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, हु ऑथर्ड द बुक चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ठीक है। तो बताइए द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? अच्छा, अभी ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया कि मैं एक क्लास में आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक बार डिस्कस कर लूंगी। जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है पहले के और अभी के, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है, तो बताइएगा क्या मैं सही सोच रही हूं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये चीज तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इस प्रश्न को लगाइए, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी, गुरनाथ मिडल, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी इनके द्वारा लिखी गई है, सी सही उत्तर है, ठीक है। द चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी के लेखक जो है वो गुरनाथ मिडल है, याद रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्लास। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, विच वन इज करेक्ट? तो बताइए यूएनडीपी ने कितने तरीके के गरीबी को बताया है, श्रेणियां को बताया है गरीबी की पहचान करने के लिए? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव? तो आपका सही उत्तर क्या होगा यहां पर? यहां पर जो सही उत्तर है वो है सी, ठीक है। आय और मानव निर्धनता दोनों की बात की गई है, तो ए बी दोनों सही है, तो सी आपका सही उत्तर है। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। यहां पर देख लीजिए 1997 में, ईयर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया, ईयर ध्यान दीजिएगा। 1997 में यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। तो दोनों पर आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को हम देखते हैं। Poverty is regarded as a social problem which was the outcome of a survey research on poverty in London, ठीक है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना
गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। यहाँ पर शोधकर्ता कौन है? चार्ल्स बूथ है, हेनरी जॉर्ज है, किंगसेल डेविस है, या फिर सर हेनरी मेन है। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम, निर्धनता को एक सामाजिक प्रॉब्लम बोला है इन्होंने, समस्या माना है। तो उसका सही उत्तर है आपका चार्ल्स बूथ। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड। अब देखिए क्लास, आपने नोटिस किया होगा, आप सभी को पता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो दादा भाई नरोजी द्वारा लिखी गई है, सबको याद रहता है। लेकिन अब परीक्षा में पूछ लिया गया है, दादा भाई नरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया को पब्लिश कब किया था? 1901 में, 1900 में, 1902 में, या फिर 1903 में? तो यहां पर अब याद रखिएगा, दादा भाई नरोजी ने पॉवर्टी और अनब्रिटिश रूल इन इंडिया को 1901 में पब्लिश किया था। तो ए आपका जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, अच्छा क्लास, अब हम जब पॉवर्टी की बात कर ही रहे हैं, गरीबी की बात, तो आपको ये चीज तो पता होगा ना कि सतत विकास लक्ष्यों में जो सबसे पहली चीज है वो गरीबी उन्मूलन की ही बात की गई है, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की ही बात की गई है। उसके बाद हंगर को कम करने की बात की गई। तो एसडीजी गोल जो है वो आपका फर्स्ट है। ठीक है, अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। 1901 में अभी हमने देखा दादा भाई नरोजी ने अनब्रिटिश रूल की बात की थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल की। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, ये भी याद रखिएगा। बॉम्बे प्लान परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 1971 में वीएम दांडेकर ने एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, गरीबी से रिलेटेड। फिर 1979 मैंने लिखा है, क्या लिखा है, 1979 में अलग कमीशन आया था। कमीशन पूछा जाता है ना, कमीशन को याद करने के लिए आप Alt+R याद रख सकते हैं। कंप्यूटर में Alt+R दबाइए तो ए से अलग कमिटी है, फिर एल से लकड़वाला कमिटी है, ठीक है, फिर टी से तेंदुलकर कमिटी है, और आर से रंग राजन कमिटी है। याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में अगर पूछ लेगा कि गरीबी से रिलेटेड जो कमिटीज है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप याद रखेंगे Alt+R। तो ए से अलग कमिटी, फिर लकड़वाला कमिटी, फिर तेंदुलकर कमिटी, फिर रंगराजन कमिटी। अब देखिए अलग कमिटी मैंने आपको बताई कब आई है, 1979 में आई है, ठीक है। 1993 में लकड़वाला कमिटी आई है, 1993 में। तेंदुलकर कमिटी की बात करेंगे तो वो 2009 में आई है, और रंगराजन कमेटी की बात करेंगे तो वो 2014 में आई है। ये भी याद रखिएगा, याद रहेगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तभी हम डिस्कस कर रहे हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कमिटीज को अरेंज करने के लिए। इसको मैं हटा दूं अब, तो ये सारा याद रखिएगा। 1901 में दादा भाई नरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1944 में बॉम्बे प्लान आया है, 1971 में वीएम दांडेकर द्वारा कमीशन अपॉइंट किया गया था, 1979 में अलग कमिटी आई है, फिर 1993 में आपका लकड़वाला कमिटी आई है, फिर उसके बाद तेंदुलकर कमिटी आई है 2009 में, और 2014 में रंगराजन कमिटी आई है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला गया है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, काला नहीं, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो बताइए, रॉलेट अधिनियम, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जलियांवाला बाग कांड। तो सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए क्लास, सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट आया है, बिना दलील बिना वकील वाला कानून ना, ब्लैक, वो भी कहते हैं ना काला कानून इसे, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स को किसी पर भी शक होता कि भाई ये जो है वो कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियों में या किसी भी तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो तुरंत उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता था। अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कंप्लीट हुआ था, जिसमें कि
पंजाब के बहुत यूथों ने पार्टिसिपेट किया था, किसकी तरफ से? ब्रिटिशर्स की तरफ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब एक लॉयल्टी डेवलप होनी चाहिए थी ना, उन्हें हमारे लिए सहानुभूति रखनी चाहिए थी कि भारत के जो हिस्से हैं, जो पंजाब का हिस्सा है, यहाँ से बहुत से सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया, हमारी मदद की। लेकिन उल्टा हो गया, भारत ने रॉलेट एक्ट लगा दिया गया, काला कानून लगा दिया गया, जिस पर भी शक है उसको उठाकर जेल में बंद कर दो। बेचारा अपनी दलील भी नहीं रख सकता है, वकील को भी नहीं अपॉइंट कर सकता है। तो सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट आया है, ठीक है, रॉलेट अधिनियम। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह हुआ है, ठीक है। तो 2 होगा उसके बाद, ये चीज क्लियर है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल में ना। डायर था, पता है ना आप लोगों को, और डायर को मारा किसने था? उधम सिंह ने ना गोली मारी थी, ये भी याद रखिएगा। तो फिर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे 1, 2, 4, 3 की मदद से। मैं इस प्रश्न को आसान प्रश्न कहूंगी, आप लोग बताइए आसान है कि डिफिकल्ट। तो देख लीजिए, सबसे पहले रॉलेट अधिनियम आया है, उसी के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह हो रहा था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां पर जलियांवाले बाग में लोग, उस समय बैसाखी का समय था तो गैदरिंग हुई थी और डायर ने गोलियां चला दी थी। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर में हुआ है 1919 में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये हमने आपसे आरओ वाले टेस्ट में भी डिस्कस किया है। शुगर इंडस्ट्री की बात की गई है, जूट इंडस्ट्री की बात की गई है, स्टील इंडस्ट्री की बात की गई है, टेक्सटाइल मिल की बात की गई है। तो बताइए भारत में सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई होगी? स्टील नहीं हुई होगी, पता है ना? पता है ना क्लास? ठीक है। हमारे यहाँ आपको पता है जूट होता था, ठीक है। टेक्सटाइल कपड़ा इंडस्ट्री हमारे यहाँ थी ही। कॉटेज इंडस्ट्री की बात हम करते ही हैं, हम स्वदेशी की बात भी आगे चल के करते हैं ना। 1905 का समय आता स्वदेशी। तो ये इंडस्ट्रीज जो थी वो पहले ही थी, जूट, टेक्सटाइल, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री जो है वो बाद में आई है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा मिल हमारे भारत में बहुत पहले से था। तो 4th होगा। 4th तो देखो एक ही जगह दिया है, ठीक है। अगर आप यहां से देखते और आप सोच सकते कि स्टील इंडस्ट्री तो पहले नहीं ही स्टैब्लिश हुई होगी, तब भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखते कि जूट और इसमें से कोई एक होगा, तो यहां पर पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई है और ये कब आई है? 1854 के समय, ठीक है। देखिए 1854 के समय और 1855 के समय जो है वो जूट इंडस्ट्री आई है। मुझे कैसे याद है मैं आपको बताऊं, 1857 का रिवॉल्ट आप सबको पता है, फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। बस अपने दिमाग में ये बना के रखिए, 1857 के रिवॉल्ट के पहले ही हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो गई थी और जूट इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश हो गई थी। तब कभी भी परीक्षा में अगर किसी चीज को घुमाने की कोशिश करेगा तो आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक टाइमलाइन तो रहेगी ना। जो मैं बताना चाह रही हूं वो समझिएगा क्लास, क्योंकि हर ईयर आपको याद नहीं रह सकता है, लेकिन एक मेजर इवेंट को अगर आप रख के उसके अगल बगल की बात करें तो आपको चीजें याद रह सकती है, ठीक है। इस इवेंट के इतने दिन पहले हुआ था, इतने दिन पहले हुआ था। जैसे जब हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ना सर्वेंट सोसाइटी वाला, तो इन्होंने स्टैब्लिश किया था। अब ये कब किया था याद पता नहीं एग्जाम में आए या ना आए, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? हम याद कर सकते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है और उसी समय इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट भी की है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसी तरीके से हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो 1857 के रिवॉल्ट के पहले ही जूट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ चुकी है। तो 4th के बाद आपका जो है वो 2nd है, ठीक है। फिर उसके बाद 3rd है, फिर 1st है। जो अगर हम बात करें शुगर इंडस्ट्री की, ये तो भारत में 1900 के समय में आई है, 1902 के समय। और सबसे पहले अगर हम देखेंगे यूपी में स्टैब्लिश भी हुई है। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है, हम देख लेते हैं। देखिए क्लास 1903 एग्जैक्ट ईयर है, तो आप याद रखिएगा शुगर इंडस्ट्री भारत में कब स्टैब्लिश की गई है? पहली 1903 में, ठीक है। और देवरिया प्रतापपुर में, परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा था, पहली शुगर इंडस्ट्री कहां लगी थी? देवरिया प्रतापपुर में, प्रतापपुर ऑप्शन में दिया था, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1854 में आपका सूती कपड़े का मिल सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया है, द बॉम्बे स्पिनर मिल, याद रखिएगा नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉम्बे स्पिनर मिल, कवासी जी द्वारा।
फिर उसके बाद 1855 में अगर हम देखेंगे तो आपका जूट इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई है। और 1874 में अगर हम देखेंगे क्लास तो स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई है। याद रखिएगा कहां पर, कुल्टी झरिया में, याद रहेगा 1874 कुल्टी झरिया। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़िए। अब अगर आप वहां बैठे बैठे ना कह भी रहे होंगे कि मैम नहीं ठीक है, तो मुझे तो पता चलेगा नहीं, मैं मान के चल रही हूं सब ठीक है। अगर कुछ ठीक नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो 1874 याद रखिएगा स्टील इंडस्ट्री। 1855 बताइए, जल्दी से रिवाइज करिए। 1855 क्या है, 1855 क्या है बताइए। चलिए, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे आप लोग, सुबह से लेकर शाम तक अब बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, पढ़ना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है। मेरा भी लेक्चर क्या करिए, स्पीड बढ़ा के देखा करिए। अब ये नहीं है कि 1 घंटे का लेक्चर है तो 1 ही घंटे में कवर करेंगे, अरे 1 घंटे का लेक्चर है मैम को आधे घंटे में ही कवर करेंगे, स्पीड बढ़ा दो, लेकिन समझ में आना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए लेक्चर की स्पीड बढ़ा दो, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। चलो अब इस प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ मिनरल दिया गया है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज दिया गया है। लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, ठीक है। तो बताइए क्या होगा सही उत्तर। देखिए बॉक्साइट जो होता है ना वो हल्का होता है, इसी वजह से उसको एरोप्लेन्स में यूज किया जाता है। ये मुझे किसी ने बताया था बहुत पहले, मुझे अभी तक याद है। तो सी का थर्ड हो जाएगा। सी का थर्ड देखो एक ही जगह दिया गया है, किसी की बताई हुई बुद्धि अभी काम आ रही है। तो ए का थर्ड, ठीक है। फिर हम कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर क्या होगा आपका, बताइए क्लास। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा ना, कॉपर प्लेट्स लगी रहती, कॉपर वायर लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को गुड कंडक्टर है, ठीक है। लाइमस्टोन की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीमेंट में, ठीक है। तो और मैग्नीज की बात करेंगे तो स्टील इंडस्ट्रीज में। तो देख लेते हैं हम, ये आपका सही उत्तर है। देख लीजिए मैग्नीज जो है, लग रहा है भाग गया ये, रुकिए क्वेश्चन को लेके आ जा। हाँ यहाँ पे रहना क्लास। देखिए मैग्नीज इस्पात में, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण में, कॉपर बिजली का सामान, चूना पत्थर सीमेंट में, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न, ये देखो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध 1764 सबको पता है। सहायक संधि बताओ, सहायक संधि की बात यहां पर की गई है। सहायक संधि 1863 दिया गया है। भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी का एकाधिकार 1833। ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार को खोला गया 1813। तो यहां पर क्लास अगर आप ध्यान से देखिए तो 1813 और 1833 महत्वपूर्ण है ना। क्यों महत्वपूर्ण है जल्दी से मुझे बता दो। क्योंकि 1813 में जो मोनोपोली थी कंपनी की उसको खत्म कर दिया गया था, जो एकाधिकार था ट्रेडिंग के लिए उसको खत्म कर दिया गया था और बोला गया था अब जो कंपनी है उनकी मोनोपोली जो है, एकाधिकार जो है वो दो ही क्षेत्र में है, एक चाय के व्यापार में, दूसरा चाइना के साथ, ठीक है। और पूरी तरीके से कंपनी की मोनोपोली 1833 में खत्म कर दी गई थी। ये चीज पता है ना, जो एकाधिकार था कंपनी का ट्रेडिंग में भारत की तरफ, इधर की तरफ वाले देशों में, वो 1813 में थोड़ा सा वो किया गया कि ये बस आपकी मोनोपोली अब चाय के उसमें है और चाइना के साथ है, और इसको पूरी तरीके से 1833 में खत्म कर दिया गया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सहायक संधि, सहायक संधि किसके समय में आई है, वेलेस्ली के समय में आई है ना। तो ये आपका गलत है। अब देखिए अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसे हम कहते हैं। ये भी आपको पता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध को कहते हैं, क्यों कहते हैं बता दो जल्दी से। इसलिए कहते हैं क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ही आपके इलाहाबाद ट्रीटी होती है 1765 में ना, जिसमें बताओ जिसमें कौन कौन था, अवध के जो रूलर थे, मुगल रूलर, और इधर आपके जब हम बात करते हैं बंगाल का रूलर, ये तीनों ने संधि हुई थी ना यहाँ पर। तो एक तरीके से तीनों की हार हो गई थी बक्सर के युद्ध में। तो इसी वजह से हम इसको निर्णायक युद्ध कहते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो ब्रिटिशर्स के एम्पायर है वो और आपका बढ़ेगा। प्लासी का युद्ध 1757। वांडीवास की युद्ध की बात करेंगे तो ये किसके किसके बीच में हुआ है, ये बताइए। फ्रेंच के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ है ना। तो फ्रेंच की तरफ से कौन था, लाली था, और ब्रिटिशर्स की तरफ से कांटी था ना। तो काटा लाली को, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। कब,
1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ठीक है ना। 1726 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। 1756 में अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध को किया है, किसके साथ, हेमू था दूसरी तरफ। और इधर अगर हम देखेंगे 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ठीक है। चलो सारे पॉइंट्स आप लोगों को आते ही होंगे, मैं मान के चल रही हूं। बी आपका सही उत्तर है उस वाले क्वेश्चन का जो हमने वेलेस्ली वाला डिस्कस किया है। यहां पर देख लीजिए, वही वाला क्वेश्चन है, नहीं ये वेलेस्ली वाला क्वेश्चन नहीं है, ये पहला वाला क्वेश्चन है आपका, वेलेस्ली वाला क्वेश्चन ही है। एक्सप्लेनेशन असल में आपको देखिए इस वाले का, हाँ सही है। तो सहायक संधि वेलेस्ली के समय में आई है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए सहायक संधि जो है वो वेलेस्ली द्वारा आई है, कब, 1798 में, ठीक है। चार्टर एक्ट तो आपको पता है 1813 वाला चार्टर एक्ट और 1833 वाला चार्टर एक्ट। अच्छा, सहायक संधि सबसे पहले कहां पर वो हुआ था, तो हैदराबाद में 1798 में ही। चलिए अगला प्रश्न। कहीं पे भी कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मेरे पास आपको बताने के लिए इतने पॉइंट्स रहते हैं ना कि मैं सोचती हूँ मैक्सिमम चीजें आपको यहीं पर बता दूं, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है कि मैम आपने ये पॉइंट नहीं बताया, ये चीज नहीं डिस्कस की, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी वजह से जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वालिफाइंग एज की बात की गई है, ऑफिस और पोस्ट की बात की गई है। आज मैंने आपसे कहा कि पॉलिटी में मैं आपको अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस करा देती हूँ, ठीक है, रिवीजन कराऊंगी जल्दी जल्दी, बताइएगा हाँ कि ना। दूसरी चीज, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वालिफाइंग एज प्रेसिडेंट की क्या है, ठीक है। अगर हम देखें कि कितने साल का टेन्योर है, राज्यसभा का 6 साल का है, लोकसभा का 5 साल का है। पेपर में जल्दी जल्दी जो वो करते हैं तो राज्यसभा का भी 5 साल दे देते हैं, तो टिक लगा के चले आते, गलत हो जाता है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कैग डिस्कस कर लेंगे, अटॉर्नी जनरल डिस्कस कर लेंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स के डिस्कस कर लेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा, डिस्कस करना है ना कमेंट बॉक्स में, तो उसको आने वाले क्लास में रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, ताकि एक भी क्वेश्चन ना गलत हो। अब देखो क्वालिफाइंग एज की बात की गई है, 21 ईयर दिया गया है, 25 दिया गया है, 30 दिया गया है, 35 दिया गया है। तो 21 साल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर होगा, पंचायत में, ठीक है, 2, ठीक है। फिर उसके बाद 25 साल की अगर हम बात करेंगे तो कहां होगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है। और 30 की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 35 प्रेसिडेंट। तो देख लेते हैं ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। बी का देख लेते हैं, बी का क्या है, थर्ड, बी का थर्ड ना, हाँ। फिर सी का क्या है, फोर्थ, सही है। फिर ये, तो आपका सही उत्तर ए होगी। ये चीज क्लियर है, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा मेंबर ऑफ पंचायत की जो मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए, ठीक है। वोटिंग एज 18 है, याद रहेगा ना। चलिए, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वोटिंग एज को 18 किया गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड, ठीक है। किसके पास कार्यपालिका की शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास। तो संविधान के अनुसार बोला गया है, ये मत सोचिएगा कि हम बोलते हैं डी ज्यूरे और डी फैक्टो, नाम के लिए किसके पास एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रेसिडेंट, लेकिन असली में एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सारी शक्तियां अगर हम देखें एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को दी जाती है, लेकिन आर्टिकल है द प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन एन एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 74 में बोला गया है ना, विल वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके वजह से प्रेसिडेंट को रबड़ स्टैंप भी कहा जाता है, ठीक है। यहां पर बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसे एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है, तो अगर आप आर्टिकल 53 देखेंगे तो वहां पर प्रेसिडेंट की बात की गई है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास खाली होती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए है, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पे देख लीजिए 53 ए के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं क्लास।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल बोला गया। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी कब बनाई थी? 1913 में। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले, अभी मैंने आपको बताया 1905 में। पब्लिकेशन ऑफ हिक्स बंगाल गैजेट, अगर हम ये देखेंगे तो ये 1700 का समय है, ऐसे आप याद रख सकते, 1780 एग्जैक्ट ईयर है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाय सर विलियम 1784। अब देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात कई बार की गई है। ठीक है। इस समय कौन थे बताइए? इस समय कौन था जिसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया है, पिट्स एक्ट आया है? बताइए सोच के कमेंट बॉक्स में। जिसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया है, पिट्स इंडिया एक्ट आया है और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना हुई है 1784 में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहां पर आप अरेंज करोगे तो आपको सही उत्तर क्या मिलेगा? सबसे पहले हिक्स बंगाल गैजेट 1780, तो 3 सबसे पहले हैं, 3 के बाद 4 है तो बी डी। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की है और एक में क्या हुआ है 1913 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी। देखिए क्लास, गोपाल कृष्ण गोखले की हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी कहते हैं। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरम दल के थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ये पता है ना आप लोगों को, तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो इसके भी किसने स्टैब्लिश किया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टैब्लिश किया है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां देखिए बंगाल गैजेट जो है वो 1780 में आया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो वो कौन सा है? 1826 में आपका आया है उत्तन मारतंड, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा। चलिए, और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई। अगला प्रश्न, अटाला मस्जिद, देवी मस्जिद, ठीक है, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल, अदीना मस्जिद। तो देखिए क्लास, अगर हम बात करें जौनपुर साइड में सर की डायनेस्टी थी और अटाला मस्जिद भी उधर की तरफ है, तो यहां पर ए का सेकंड होगा। ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। ठीक है। छोटा सोना मस्जिद की हम बात करेंगे तो यह आपका होगा वली मोहम्मद। कदम रसूल की हम बात करेंगे तो नुसरत रसूल की बात करेंगे तो नुसरत शाह, और अदीना मस्जिद की हम बात करेंगे तो सिकंदर शाह। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं एक बार, बी सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुका रोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कर रानी की विजय। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो हम ईयर देखते हैं सबसे पहले। तो यहां पर अगर हम देखेंगे क्लास, तो अकबर ने शादी कब की थी? 1562 में। क्या समय था? 1562 लिखा है मैंने, ये राइटिंग बहुत गंदी लग रही है। ठीक है। फिर बैटल ऑफ तुकरोई देखेंगे हम, हाँ बैटल ऑफ तुकरोई देखें, और यहाँ पे अगर हम देखें मालवा पर मुगल का आक्रमण, तो ये 1561 में हुआ है। तुकरोई का जो युद्ध अगर हम देखेंगे तो ये 1575 में हुआ है। ठीक है। और उड़ीसा पर कर्रानी का विजय की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1567। तो अब इसको मैच करिए, मतलब अरेंज करिए। तो सबसे पहले होगा मुगल का मालवा पर आक्रमण। ठीक है। मालवा पे आक्रमण करेंगे, फिर उधर उनका विवाह होगा, तो 1561 के बाद 62 होगा। ये तो कंफर्म था। अगर किसी ने जोधा अकबर भी देखा होगा तो वो आराम से कर सकता है, सीरियल या मूवी कुछ भी। तो मालवा पे के उसके बाद तो 1561 के बाद, मतलब 3 के बाद 1 है, 3 के बाद 1 देखिए एक ही जगह है क्लास, तो यहां पर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है।
ठीक है क्लास, ईयर याद रखिएगा, हम लोग देख भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि ईयर कभी कभी मुझे भी भूल जाता है। तो मालवा पर मुगल आक्रमण 1561, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562, देखिए कर्रानी की विजय 1567 और 1757 में तुकराई का युद्ध। अगला प्रश्न, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत के संघ के लिए, भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन, इंडियन सब्जेक्ट, रेजिडेंस एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब हम पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो हम टेरिटोरियल रीजन की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। यहां पर पहला दूसरा तो आपका सही है, लेकिन इंडियन सब्जेक्ट, रेजिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति पर नहीं बना सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 आपका सही उत्तर है, ये याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राइन नदी जो है वो जर्मनी में है। अब देखिए पेपर में आपको दे दिया राइन नदी जो है वो इंपॉर्टेंट पाथवे है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए नॉर्थ जर्मनी में। अब परीक्षा में राइन कई बार पूछा है, बच्चों को रट चुका है कि राइन जो है वो जर्मनी में है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि राइन जो है जर्मनी में किधर की तरफ है, नॉर्थ जर्मनी में है, बताओ नदर्न जर्मनी में है, तो नहीं, ये आपको वेस्ट साइड में दिखेगी, वेस्ट जर्मनी में, ये गलत हो जाएगा। यही चीज मैं आपको बता रही हूं, पहले भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो है, लेकिन तरीका बदल रहा है बस, तो थोड़ा सा हमको डेप्थ में चीजों को पढ़ना है। रॉटरडैम जो है वो राइन नदी पे लोकेटेड है, ये बिल्कुल सही है, तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। देखिए रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, लेकिन राइन नदी जो है वो उत्तरी जर्मनी में नहीं बल्कि पश्चिमी जर्मनी में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, डीके कार्वे का नाम दिया है, बेथुन का नाम दिया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम दिया है, बीएस मालाबारी का नाम दिया है। तो क्लास देखिए, हम जब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की तो हम सती प्रथा से रिलेटेड उनकी बात करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हम किसके लिए जानते हैं, विडो री मैरिज एक्ट के लिए जानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज के लिए जानते हैं। ठीक है ना क्लास, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखिए डीके कार्वे, जेडी बिथुन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बी एम मालाबारी। तो प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज यहां दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी का 4th, 2 जगह दिया है, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ फायदा, हाँ ये पता चल गया कि डी का 3rd होगा आपका। तो बीएस मालाबारी जो है वो आपके चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम डीके कार्वे की बात करेंगे तो इन्होंने भी रीमैरिज, विडो रीमैरिज एसोसिएशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था, फॉर्म किया था, सेक्रेटरी थे ये। और जीईडी बेथुन की बात करेंगे तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल इन कोलकाता। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम, डीके कार्वे ए का सेकंड यहां है। ठीक है, बी का 1st। ठीक है, बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी सही उत्तर है, याद रखिएगा। ये मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी और कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको रिवाइज करा दूं, वो भी चीज आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब एग्जाम बहुत करीब आ गया है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप अगले टेस्ट को भी जरूर करिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज मेरा गला भी दर्द होने लगा बोलते बोलते, सही बता रही मैं, बहुत समय बाद मेरा गला आज दर्द हो रहा है। तो क्लास अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब आगे की क्लास में हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को भी जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर भी 10 मिनट। देखो मैं आपसे आपका इस समय 3-3 घंटे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि आपको अपना खुद भी पढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ लेक्चर को स्पीड से देखो। कहीं पर आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट्स मुझे आते हैं तो आप लेक्चर को फॉरवर्ड कर दो। फैकल्टीज नहीं कहती हैं लेकिन मैं आपसे ये बात कह रही हूँ
क्योंकि मुझे पता है इस समय आपका समय बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेरे ही लेक्चर को 3-3 4-4 घंटे देखेंगे तो आप कब अपना पढ़ेंगे, तो वो भी आपको करना है। तो जल्दी से जल्दी लेक्चर्स को देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं उनको नोट डाउन करिए। अब आने वाले क्लास में हम लोग लास्ट में कुछ करंट अफेयर्स को भी जल्दी रिवाइज करेंगे। 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम करंट अफेयर जो मैं आपको रिवाइज करा सकूं, बस पॉइंट पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। तो आप बताइएगा ये आइडिया कैसा था कमेंट बॉक्स में। तभी मैं मेहनत आपके लिए कर रही हूं। अगर आपके लिए ही क्लास यूजफुल नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा मेरी मेहनत का क्लास। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूं कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी और प्रश्नों के साथ। आशा करती हूं आपका दिन खूब अच्छा जाए। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, परीक्षा पास आ रही है। अपने पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। क्लास खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे